हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल दा प्रसाद विद्या प्रेम पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम कर रहे थे सातवाहन संस्कृति। सातवाहन वंश था, उसकी संस्कृति में हमने प्रशासन कर लिया था कि उनका प्रशासन और शासन व्यवस्था कैसी थी। अब हम करने वाले हैं सातवाहन कालीन सामाजिक दशा कि सामाजिक दशा कैसी थी, वो समाज के अंदर स्त्रियों का कैसा स्थान था या समाज के अंदर उसकी व्यवस्था कैसी की गई थी। हम अध्ययन करने से ये इस बात पे पहुंचते हैं या ये हमें तथ्य प्राप्त होते हैं कि सातवाहन जो वंश के शासक थे वो भारत के यानी आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य कहा गया है उन्हें अभिलेखों के अंदर, यानी कि भारत के ही ये जाति थी, भारत के ही मूल निवासी थे। इन्होंने कालांतर में शायद हो सकता है कि उन्होंने वैदिक संस्कृति को बढ़ावा दिया या वैदिक धर्म व्यवस्था को अपना लिया। फिर कुछ अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उन्होंने वैदिक धर्म के अनुसार वर्णाश्रम व्यवस्था को अपना लिया था और उसके अभिलेखों से या नासिक अभिलेखों से या गौतमीपुत्र सातकर्णी की गौतम बलश्री ने एक प्रशस्ति लिखवाई। इस प्रशस्ति के अंदर गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया है आगम नील्य, यहाँ की वेदों का ज्ञाता, जिसका मतलब होता है आगम नील्य का मतलब होता है वेदों का ज्ञाता। यहाँ उसे कहा गया अद्वितीय ब्राह्मण। अद्वितीय ब्राह्मण, कुछ इतिहासकार इसका अंदेशा उसे लगाता है कि उसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। कुछ ऐसे लगाते हैं कि अद्वितीय ब्राह्मण मतलब पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसा कोई नहीं, इस प्रकार का वो शासक है। लेकिन हम अध्ययन करने से या विस्तृत ज्ञान जब हम अध्ययन करते हैं तो इससे पता चलता है कि उन्होंने बौद्धिक संस्कृति को बना लिया था। बाद में उन्होंने बौद्धिक संस्कृति को बना लिया था। सबसे ज़्यादा जो बौद्ध धर्म का या बौद्धिक संस्कृति का जो विकास हुआ था वो इन्हीं के काल में हुआ था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो सामाजिक दशा है वो मौर्यों के अनुकूल या बौद्धों के अनुकूल थी। इसलिए इनके समाज में स्त्रियों की दशा भी अच्छी थी और सामाजिक व्यवस्था बढ़िया थी। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने वैदिक संस्कृति को बढ़ावा दिया तो वैदिक नियमों के अनुसार उन्होंने वर्ण आश्रम या वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया। वर्ण आश्रम व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसके हिसाब से उन्होंने समाज को चलाया। आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि उनका किस तरह का बायोडाटा रहा है। आइए हमारे साथ सातवाहन समाज की सामाजिक दशा का अध्ययन करते हैं। सातवाहन वंश की सामाजिक दशा, वंश की सामाजिक दशा की सामाजिक दशा कैसी थी, सामाजिक दशा कैसी थी। जैसा कि हमने बताया ये आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य थे, भारत की मूल निवासी जाति थी, भारत के मूल वासी थे, यानी कि भारत के रहने वाले थे। इन्होंने ऐसा प्रतीत होता है अभिलेखों के अध्ययन से कि उन्होंने वैदिक संस्कृति को बना लिया था, वैदिक संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया था। इनके प्रारंभिक जो शासक हुए थे उनमें जो वैदिक संस्कृति है वो अच्छी फली फूली थी, संस्कृत का विकास भी हुआ था। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है, इस बात से हमें तथ्य चलता है कि जो उनकी भाषा थी वो प्राकृतिक थी। अभिलेख वगैरह है इनके प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी में लिपि में लिखे गए हैं। जो बौद्धों की या लिपि थी या बौद्धों के जो यहाँ अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं प्राकृतिक भाषा में या ब्राह्मी लिपि में, ज़्यादातर वही भाषा और लिपि उन्होंने अपनाई थी। तो पहले से हम करते हैं कि इनकी जो व्यवस्था थी समाज की वो वर्णाश्रम थी। वर्णाश्रम प्रारंभिक ये था कि वर्णाश्रम व्यवस्था थी, वही चार समाज के भाग बांटे गए थे, जैसे ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नंबर 3 वैश्य, शूद्र। यहाँ तक सातवाहन के समय की ये जो जाति व्यवस्था थी या जो वर्ण व्यवस्था थी ये इतनी ज़्यादा मतलब कठोर नहीं हुई थी। यहाँ पे जो व्यवस्था है वो ठीक थी। ये जो व्यवस्था है कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर तब तक नहीं थी प्रारंभिक अवस्था में। हालांकि बाद के अंदर ये अवस्था धीरे धीरे बढ़ती गई। ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के अंदर जो जहाँ बौद्धिक संस्कृति का विकास होता है और वैदिक संस्कृति लुप्त होती है तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था खत्म होती जाती है, यानी वर्ण संकरता उत्पन्न हो जाती है। अब क्या करेंगे कि उनका वर्णाश्रम व्यवस्था थी या वैदिक नियमों को मानते थे, वैदिक नियमों या आचार व्यवस्था को ये ज़्यादा मानते थे, नियमों को मानते थे प्रारंभिक अवस्था में। हालांकि बाद की अवस्था के अंदर यानी कि जो इनका शासन जैसे जैसे आगे बढ़ा, इन्होंने लगभग 2-3 शताब्दियाँ शासन किया था। बाद के अंदर जो बौद्धिज्म अपना लिया या बुद्ध संस्कृति को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, बुद्ध विहारों को बहुत बड़ा दान दिया गया। यानी कि बौद्ध धर्म का जो वास्तविक प्रचार प्रसार अशोक के बाद हुआ तो वो सातवाहनों के समय हुआ। सबसे ज़्यादा विकास बौद्ध संस्कृति का सातवाहनों के समय में ही हुआ था। अब है बौद्धिक नियमों को बना लिया। नासिक प्रशस्ति है, अब देखिए नासिक प्रशस्ति है वो लिखाई थी सातकर्णी प्रशस्ति, गौतमीपुत्र सातकर्णी, गौतमीपुत्र
सातकर्णी की माता ने, सातकर्णी की माता ने यानी कि इसकी माँ ने, जिसका नाम था गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री, इन्होंने लिखवाया था नासिक प्रशस्ति। और नासिक प्रशस्ति के अंदर गौतमी पुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया, अद्वितीय ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण यानी इसका कुछ इतिहासकार लगाते हैं अद्वितीय ब्राह्मण। इसका मतलब यह है कि इसके ब्रह्मांड में इसके समान अद्वितीय था, यानी कि ब्रह्मांड में इसके जैसा कोई दूसरा नहीं था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसे ब्राह्मण कहा गया, ये ब्राह्मण थे। और लेकिन वो ये सत्य प्रतीत नहीं होता अभिलेखों से, ये अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग व्यू है। कोई कहते हैं ये ब्राह्मण थे, कोई इसके जो आंध्र जातीय आंध्र भृत्य कहा गया है, या कहा गया है इनको जैसे सातकर्णी प्रथम ने एक अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। और मौर्य काल के अंदर मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में अप्रतिहत वृषल या वैश्य शूद्रों को कहा गया है, वृषल या शूद्र मौर्य को कहा गया। तो उसके अनुमान के आधार पर ये भारत की मूल जाति थी या भारत के निवासी थे, इसलिए इन्हें आर्य तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ इतिहासकार अद्वितीय ब्राह्मण के नाम से उन्हें ब्राह्मण समझते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं अद्वितीय ब्राह्मण से मतलब अद्वितीय एक ब्रह्मांड में अद्वितीय, यानी कि उसके समान ब्रह्मांड में कोई नहीं था, इसका ये अंदाजा लगाया जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी में इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया, इसे आगम नील्य भी कहा गया। आगम नील्य से मतलब होता है, आगम नील्य से मतलब है वेदों का ज्ञाता। इसका मतलब होता है वेदों का ज्ञाता, यानी कि वेदों का अध्ययन किया और जिसने वेदों का ज्ञाता। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वेद पढ़ने का अधिकार तो सिर्फ इनको था, ब्राह्मणों को, या क्षत्रिय पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन अध्ययन करने का जो अधिकार था वो ब्राह्मणों का था। तो ये वेदों का ज्ञाता था, तो शायद ये ब्राह्मण ही था। लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को इसको मानते नहीं हैं। ये इतिहासकार के, विभिन्न इतिहासकारों के अपने अपने ओपिनियन या अपने अपने विचार हैं। इसके बाद क्या होता है कि इस समय वर्ण संकरता बढ़ने लगी, वर्ण संकरता आने लगी थी। यहाँ की विदेशी जाति जैसा क्या है, या इधर यवन जातियाँ भारत में प्रवेश की, तो वर्ण संकरता उत्पन्न होने लगी। सातकर्णी की माँ ने या गौतमी बलश्री ने जो नासिक प्रशस्ति लिखाई है, इसके अंदर इसे वर्ण संकरता को रोकने वाला बताया, या वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने वाला, बताया गया है कि वर्ण संकरता को इसने रोका था। हालांकि वर्ण संकरता थी, फिर भी आगे कुछ घटनाएं हम अध्ययन करेंगे कि विभिन्न शासकों ने अलग जाति या अलग वर्ण के अंदर भी शादी की थी। वर्ण संकरता रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी, सातवाहन काल की सामाजिक दिशा में या सातवाहन वंश के उस समय में सबसे बड़ी ये एक विशेषता थी कि शकों का भारतीयकरण हो गया। शकों का या विदेशी जातियों का भारतीयकरण हुआ। भारतीयकरण कैसे हुआ कि शकों ने भारतीय जो रीति रिवाज है, जैसे वैदिक धर्म के जो रीति रिवाज थे, यानी कि यज्ञ है, अनुष्ठान है, गो कर्मकांडों को अपना लिया, यज्ञों को अपना लिया, अनुष्ठान को अपना लिया, कर्मकांडों को अपना लिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो भारतीयों की तरह क्या कर ले, तीर्थ यात्रा करने लगे। शक भारतीयों की तरह तीर्थ यात्रा करने लगे। वो भारतीयों की तरह दान दक्षिणा देने लगे कि शकों ने भी ब्राह्मणों को या बौद्ध भिक्षुओं को, जो धर्म से संबंधित व्यक्ति थे, उन्हें दान दक्षिणा देते थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबसे प्रमुख विशेषता है कि सातवाहनों के समय दान दिया जाता था, लेकिन दान भूमि के दिया जाने लगा। भूमि का दान देने से सामंतीकरण या सामंतवाद बढ़ा। ये इस सातवाहन समाज की या संस्कृति की ये विशेषता रही है। इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। अब हम उसके सामाजिक दशा के बारे में प्रकाश डाल रहे हैं कि उनकी दान दक्षिणा देने से, शकों के द्वारा दान दक्षिणा देने से, वैदिक कर्मकांड करने से, यज्ञ करने से या तीर्थ यात्रा करने से लगता है कि शकों ने भारतीयकरण को अपना लिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, शकों के जो नाम थे, शकों ने अपने नाम भारतीय संस्कृति के आधार पर रख लिए। कुछ नाम मिलते हैं, जैसे इसमें ऋषभदेव, धर्मवर्धन, धर्मदेव या नरवर्मन, ऐसे कुछ नाम मिलते हैं।
नहीं, वर्मन ऐसे नाम मिलते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि शकों का भारतीयकरण हो गया। ये सातवाहन काल की सबसे बड़ी बात कर रहे थे वर्ण संकरता की। वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया गया, ये प्रारंभिक अवस्था थी, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, कुछ उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण ऐसे हैं कि वहाँ इस वर्ण संकरता को तोड़ा गया, शासकों द्वारा ही तोड़ा गया। जैसे एग्जाम्पल है कुछ, प्रथम सातकर्णी प्रथम एक शासक हुआ, सातकर्णी प्रथम शासक हुआ था, जो कौन सा, सातवाहन काल का सबसे पहला या सर्वप्रथम कोई प्रसिद्ध शासक, योग्य शासक हुआ, वो सातकर्णी प्रथम था, जिसके पत्नी ने नानाघाट अभिलेख लिखवाया था। उसकी पत्नी थी नायनिका, जिसका नाम मिलता है नागनिका या नानिका, जिसे नानाघाट अभिलेख लिखा है, जो पुणे महाराष्ट्र में है। उससे हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि नागनिका या नायनिका वो मारठी कुल की थी, मारठी। इसकी पत्नी नायनिका या इसे कहते हैं नागनिका। क्या कहते हैं? नागनिका कौन थी? सातकर्णी प्रथम की, सातवाहन काल के प्रथम योग्य शासक सातकर्णी प्रथम, जिसकी पत्नी नायनिका या नागनिका थी, जिसे नानाघाट अभिलेख लिखाया पुणे के अंदर, नानाघाट अभिलेख पुणे में लिखाया। इससे बात की जानकारी मिलती है कि ये मारठी वंश की थी। तो अलग वंश था, ये वंश अलग था, सातकर्णी ये अलग था, ये वंश अलग था। मारठी कुल की इस लड़की से, नागरिका से इन्होंने शादी की थी। ये वर्ण संकरता के अलग उदाहरण मिलता है। दूसरा उदाहरण ये मिलता है कि वशिष्ठिपुत्र पुलवामी हुआ। गौतमीपुत्र सातकर्णी का पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलवामी हुआ। पुलवामी का शक शासक रुद्रदामन से युद्ध हुआ था। रुद्रदामन से युद्ध में हारने के बाद रुद्रदामन की पुत्री से विवाह किया। ये शक थे, ये भारतीय थे, ये शक थे। ये वर्ण संकरता का एग्जाम्पल मिलता है। हालांकि वर्ण संकरता रोकने का प्रयास गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किया, उससे पहले और उसके बाद में एग्जाम्पल मिलता है कि सातकर्णी प्रथम की पत्नी नायनिका मराठी वंश की थी, अलग कल की थी, और वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने रुद्रदामन की बेटी से शादी की, और रुद्रदामन एक शख्स शासक है। सातवाहन वंश के काल में स्त्रियों की दशा थी, वो सामाजिक दशा या स्त्रियों की जो स्थितियाँ थी वो अच्छी थी। इस बात का उदाहरण हमें ऐसे मिलता है कि सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद, सातकर्णी प्रथम जो सातवाहन काल का प्रथम को योग्य शासक हुआ था, उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी नायनिका ने शासन संभाला था। और दूसरा एग्जाम्पल मिलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी जब अल्पावस्था में शासक बना था, उस समय उसकी माता गौतमी बलश्री ने उसके शासन में भाग लिया था। दो एग्जाम्पल है, कौन से हैं कि सातकर्णी प्रथम जो प्रथम योग्य शासक था सातवाहनों का, प्रथम की मृत्यु के बाद नागनिका ने शासन व्यवस्था संभाली, शासन में भाग लिया। या गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय, गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय गौतमी बलश्री ने साथ में गौतमी बलश्री ने इसके साथ मिलकर काम किया था या शासन संभाला था। इसके सातकर्णी प्रथम गौतमीपुत्र सातकर्णी की माँ गौतमी बलश्री ने सातकर्णी के साथ मिलकर शासन को संभाला था, शासन व्यवस्था को देखा था। तो इससे स्पष्ट चलता है कि शासन में भाग लेने से कि इनकी स्त्रियों की स्थिति थी वो सम्मानजनक थी या सम्मान सूचक थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि ये जो शासक थे, शासक अपने नाम से पहले माँ का नाम लगाते थे। शासक अपने नाम से पहले माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने नाम से पहले अपनी माता गौतमी बलश्री यानी गौतमी नाम पहले लगाया, गौतमीपुत्र सातकर्णी। जैसे वशिष्ठिपुत्र पुलवामी, सातकर्णी जो था, गौतमीपुत्र सातकर्णी था, उसका बेटा था पुलवामी, उसने अपनी माँ वशिष्ठि का नाम पहले लगाया। इससे पता चलता है कि इसके शासक थे वो अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लगाया। इससे एक बात जानकारी मिलती है कि इसकी मात्र स्तात्मक शासन व्यवस्था थी। इससे जानकारी मिलती है कि स्त्रियों की दशा अच्छी थी। इस बात की हमें इससे जानकारी मिलती है कि मातृ प्रधान था, समाज मातृ प्रधान था, माँ की इज्जत करने वाला था या महिलाओं का सम्मान करने वाला सबसे था। एक बात आती है कि अभिलेखों से ज्ञात होता है कि यहाँ की जो स्त्रियाँ थी उनके द्वारा प्रभुत दान में दिए गए,
प्रभुत दान में दिए जाने का उल्लेख है, दान में दिए जाने का उल्लेख है। कहाँ? अभिलेखों में मिलता है, दिए जाने का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इससे स्पष्ट होता है, इस बात से स्पष्ट होता है कि वो कोई संपत्ति के अधिकारी भी थी, कोई संपत्ति की स्वामिन भी थी या अधिकारी थी, इनके पास संपत्ति थी। स्वामी से जानकारी मिलती है कि वो दान देने में रुचि लेती थी और दान भी देती थी। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो अभिलेखों या बौद्ध प्रतीकों के अंदर स्त्रियों को या रानियों को बौद्ध प्रतीकों भाग लेते हुए दिखाया है, बौद्ध प्रतीकों की पूजा करते हुए दिखाया गया है। वो विभिन्न सभाओं में भाग लेती थी, सभाओं में भाग लेती थी या पूजा अनुष्ठान या धार्मिक कार्यों में भाग लेती थी या तीर्थ सत्कार में या भाग लेती थी, यानी कि अतिथि सत्कार में, तीर्थ यात्राओं पे जाती थी, तिथि सत्कार में भी भाग लेती थी। इस बात से स्पष्ट होता है कि यहाँ स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। अभिलेखों से भी ज्ञात होता है कि कहीं भी यहाँ पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं है। इस बात से स्पष्ट होता है कि शायद ये पर्दा प्रथा के बारे में जानकार ना हो या अनभिज्ञ हो, इन्हें पर्दा प्रथा के बारे में कोई जानकारी ना हो, समाज में पर्दा प्रथा थी नहीं। या ये कह सकते हैं कि यहाँ जैसे विभिन्न प्रकार के सभाओं में भाग लेना या पूजा अनुष्ठान में भाग लेना या अतिथि सत्कार में भाग लेना या बौद्ध प्रतीकों के अंदर जो पूजा करते हुए दिखाया गया, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं इन्हें शिक्षा की व्यवस्था भी की गई होगी। ये इतिहासकार इस बात पर लिया कि यहाँ की महिलाएं हैं वो शिक्षित थी, इस बात का अंदेशा लगाया जाता है। हालांकि शिक्षा का विशेष कोई प्रमाण नहीं मिलता। इस प्रकार कुल मिला के सातवाहन समय में स्त्रियों की दशा अच्छी थी और स्त्रियों का सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था और सम्मानजनक उनकी समाज में दशा थी। इस प्रकार बहुत ही अच्छा स्त्रियों के प्रति सोच या मातृ प्रधान ये वंश था। धन्यवाद।